हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए तथ्य और एक नए रहस्य के बारे में जानेंगे जो कि प्रकृति में 5000 साल पहले से ही समाई हुई है। इसके रहस्यों के बारे में हम जानेंगे। इस पॉइंट में धौलावीरा में ये कहाँ स्थित है, किस सभ्यता के समकालीन ये है, ये जानेंगे। और इस सभ्यता से लेकर एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम हाईलाइट करेंगे, उसको समझेंगे। और सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में जो जानकारियां हम ग्रहण करेंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगी। जैसे गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में आधुनिक समय में ये धौलावीरा स्थित है, तो इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से उनकी खोज की गई थी, किस प्रकार से उनके रहस्यों से पर्दा उठाया गया था, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे कि ये धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही सुमेल करती है और वहाँ पे किस प्रकार से नगर बनाए गए, किस प्रकार से चीज़ें वहाँ पे रहीं, इस पर चर्चाएँ की जाएंगी। जल संरक्षण की व्यवस्था उन्नत थी, यहाँ पे हम ये भी जानेंगे किस प्रकार से जल को रख रखाव के लिए व्यवस्थाएं की गई थी, किस प्रकार से इस शहर में शहर नगर नियोजन किया गया था, नालियों के बहने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। और यहाँ से जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको जानेंगे। फिर हम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो कि ये 2021 में घोषित हो गया था, तो यहाँ पे ये भी जानेंगे कि इस स्थल का खोज किसने किया था, किसके अगुवाई में यहाँ पे पुरातात्विक सर्वेक्षण हुआ है, इस पे चर्चा करेंगे। यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। बेहतरीन नगर योजना पद्धति, इसको समझेंगे। और हड़प्पा के स्थलों के बारे में जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो समय ना गंवाते हुए हम इस पॉइंट के तथ्यों के बारे में आगे बढ़ते हैं। ये जो स्थल है, ये धौलावीरा, ये कहाँ स्थित है? तो प्रेजेंट के समय में, आधुनिक समय में ये गुजरात के कच्छ में स्थित है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि यह कच्छ के रण में स्थित है जो खादिर बेट द्वीप पर बसा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि धौलावीरा दो मौसमी नदियों यानी मनसार और मनहार ऐसे दो नदियों के बीच में स्थित था, तो इनकी पालन पोषण करने वाली जो नदियां थी वो ये दोनों थी। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई एग्ज़ाम में कि धौलावीरा किन दो नदियों के स्थलों के बीच में स्थित है, तो यहाँ पे हम देख सकेंगे इसको। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, इस सभ्यता के अंदर जो जल संरक्षण प्रणाली विकसित की गई थी वो किस प्रकार से थी। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि कुछ कुएं बनाए जाते थे, या इसमें देख सकते हैं जगह जगह पे ऐसे तालाब टाइप के कुछ बनाए जाते थे जो आयताकार या वर्गाकार आकार के होते थे। इसके अंदर जल का संरक्षण किया जाता था। अगला हम पॉइंट अगर देखें यहाँ पे, तो धौलावीरा जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे संरक्षित नगरों में से एक माना जाता है। तो जितनी भी हड़प्पा सभ्यताएं हैं उसमें कई सारे सभ्यताएं हमको देखने के लिए मिलेंगी आगे। धौलावीरा हुआ, बनावली हुआ, और फिर रोपड़ हुआ, सुरकोटदा हुए, ऐसे कई सारे सभ्यताओं के बारे में भी हम जानेंगे, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। आगे हम देखते हैं नया पॉइंट। यह स्थल जो रहा है ये उन्नत नगर योजना और विशाल जलाशयों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ से एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर, या तो फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ऐसी कौन सी सभ्यताएं थी जहां उन्नत नगर योजना के साथ साथ विशाल जलाशय विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो वहां पे हम धौलावीरा लगाएंगे कि वो इसलिए प्रसिद्ध था। फिर आगे हम बढ़ते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ये रेड लाइन से हम इसको करते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो धौलावीरा है ये वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों में गिना जाता रहा है। आगे अगर इसको हम मैप में देखना चाहें तो किस प्रकार के दिखता है। ये जो धौलावीरा है ये गुजरात में स्थित है इस प्रकार से,
और अगर किस ज़िले में है तो कच्छ ज़िला जो है धौलावीरा में, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे धौलावीरा कच्छ ज़िला जो कि गुजरात में स्थित है। ये खादिर बेट एक द्वीप मान सकते हैं आप, इस प्रकार से यहाँ पे ये स्थित है। यहाँ से ये देखने के लिए हमको मिलता है कच्छ के रण में। आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, जो कि एग्ज़ाम व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है कि इसकी खोज किसने की थी। यहाँ से सर्वाधिक बार पूछे गए प्रश्नों की लिस्ट एक मिलती है। जैसे इसको इम्पॉर्टेंट है तो हम हाईलाइट करते हैं कि धौलावीरा की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर R.S. ब्रिस्ट ने की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट किए रहेंगे, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका सन है कि किस सन में इसकी खोज की गई थी। तो उन्होंने इसकी जो खोज की थी वो 1967 से 1968 ईस्वी के बीच में यहाँ पे खोज की थी। और यहाँ से खोज करके इन्होंने कई सारे अवशेषों को भी निकाला है, कई सारे प्रमाण भी निकाले हैं वहाँ से, जिससे इस सभ्यता के बारे में हमको जानकारियाँ देखने के लिए मिलेंगी। आगे के स्लाइड्स में वो भी है, उसको भी हम धीरे धीरे देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे। सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने यहाँ हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त किए, जिससे यह स्थल महत्वपूर्ण साबित हुआ। फिर अगला पॉइंट हमारा जो है, इस स्थल पर व्यवस्थित उत्खनन वर्ष 1990 से 91 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे कई बार तो ऐसा होता है कि ये जो स्थल व्यवस्थित उत्खनन जो इसका हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये 1990 से 1991 में हुआ था। और दूसरा जो प्रश्न यहाँ से बनता है कि ये जो खोजकर्ता रहे हैं डॉक्टर R.S. ब्रिस्ट ने, उन्होंने इसका सर्वेक्षण कब किया था, तो 1967 से 1968 में किया गया था। इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये पॉइंट जो रहा, इसका सर्वेक्षण सर्वप्रथम इन्होंने शुरू किया था, और जो अच्छे व्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण किया गया था वो 1990 से 1991 में किया गया था, जो कि इन्होंने नहीं किया था, बाकी पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की थी। तो इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट रखेंगे, यहाँ से काफ़ी फंसने वाले क्वेश्चंस बनते हैं, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती हैं। फिर अगले पॉइंट में भी देखते हैं हम, यहाँ जो यह उत्खनन रहा, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किया गया था। यानी ये जो सर्वेक्षण किया गया था वो ASI के द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा ही किया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बन सकता है। अभी तक इससे प्रश्न देखने के लिए नहीं मिले हैं एग्ज़ामों में, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ से पूछा जा सके। वैसे ये काफ़ी ईजी पॉइंट है। आगे देखते हैं पॉइंट में हम कि जो धौलावीरा हमारा है, ये गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है, जहाँ खादिर बेट नामक एक द्वीप है जो कि यहाँ पे मिला है। अगला जो पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से और एक नॉलेज की दृष्टि से, दोनों से, तो यहाँ पे जो साइन बोर्ड धौलावीरा का देखने के लिए मिला, ये विश्व प्रसिद्ध है। धौलावीरा का प्रसिद्ध साइन बोर्ड विशाल अक्षरों शिलालेखों में हमको देखने के लिए मिला है। जैसे धौलावीरा में किलेबंद नगर के प्रवेश द्वार के पास एक विशाल साइन बोर्ड मिला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम मान सकते हैं, अभी तक के एग्ज़ामों में सर्वाधिक बार पूछे गए प्रश्न ये हैं। आगे अगर हम देखें तो यह जो साइन बोर्ड है वो जिप्सम पाषाण की पट्टिकाओं पर बना हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट इसका बनता है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ये दोनों पॉइंट को। इसके प्रवेश द्वार पर ही विशाल साइन बोर्ड मिला है। इतना याद रखेंगे कि जो धौलावीरा है वहाँ पे जो किलेबंद नगर थे उसके प्रवेश द्वार पे ही हमको ये विशाल साइन बोर्ड मिल गया था। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो पॉइंट यहाँ पे बनता है तो वो ये बनता है कि किस प्रकार का साइन बोर्ड था, तो वो जो साइन बोर्ड रहा वो जिप्सम पाषाण की पट्टियों से बना हुआ था। अगला अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें देखते हैं तो ये ऐसा है कि हड़प्पा के लिपि के 10 बड़े बड़े अक्षर उकेरे गए थे इस साइन बोर्ड के अंदर। हड़प्पा सभ्यता के ही समकालीन जो है 10 बड़े बड़े अक्षर उकेरे गए थे। फिर अगले पॉइंट में अगर हम देखते हैं, ये जो अक्षरों की यहाँ पे ऊंचाई थी वो लगभग 37 सेंटीमीटर, यानी 1.5 फीट, ऐसा मान सकते हैं कि 1.5 फीट इसकी रही है ऊंचाई। अगला यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस पॉइंट से। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अक्षरों को काले रंग के रंजक से भरा गया था, यानी इस साइन बोर्ड के अंदर जो अक्षर थे उनमें रंगों का भी एक मेल देखने के लिए मिलता है, जो कि काले रंग के अक्षरों से भरा गया था। जो
जिससे वे दूर से स्पष्ट दिखाई देते थे। यह साइन बोर्ड धौलावीरा की उन्नत नगर योजना सूचना प्रदर्शन की व्यवस्था को दर्शाता है। तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट मिले हैं जो कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट अगर हम देखें इसमें कि यह जो साइन बोर्ड अब तक ये जो हड़प्पा सभ्यता में मिला सबसे बड़ा अद्वितीय साइन बोर्ड रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बहुत ही ज़्यादा आप लोग हाईलाइट करके चलिएगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब तक ये जो हड़प्पा सभ्यता में मिला है सबसे बड़ा साइन बोर्ड यहाँ से ही हमको प्राप्त हुआ देखने के लिए। अगला पॉइंट जो हमारा कहता है कि धौलावीरा की जो प्रशासनिक कुशलता रही है और संगठित समाज का जो प्रतीक माना जाता है वो उसे किसे माना गया, तो यहाँ से ही देखने के लिए मिला, जो कि साइन बोर्ड के रूप में जाना जाता है। आगे हम देखें उससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में इस सभ्यता से जुड़े, तो जो यहाँ पे जलाशय बनाने के प्रमुख कारण थे उनसे अब हम उनके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रयोग किया गया था। तो जो धौलावीरा है ये एक शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित था जहाँ वर्षा कम होती थी, इसीलिए पानी संरक्षण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक था। एक पॉइंट में ये इसका सटीक आंसर माना जा सकता है। फिगर में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों ने एक आयताकार वर्गाकार प्रकार की संरचनाएं बनाई थी। जो मध्य जलाशय मुख्य संरक्षण क्षेत्र इस प्रकार से था, ऊपरी जलाशय इस प्रकार से माने जा सकते हैं और निचला जलाशय इस प्रकार से बनाए गए थे। तो वर्षा का जो जल होता था उसे एकत्र कर लिया जाता था और उसका उपयोग होता था। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ पे। अगला पॉइंट जो हमारा है वो बारिश का पानी बहकर नष्ट ना हो इसलिए उसे एकत्र सुरक्षित रखने के लिए जलाशय बनाए गए थे। ये उनकी अद्भुत सोच और वैज्ञानिकता को दर्शाता है। अगला पॉइंट हम देखें कि गर्मी के लंबे समय में पीने के लिए, घरेलू उपयोग के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए जलाशय उपलब्ध रहें, इसलिए ऐसी सभ्यता को आगे बढ़ाएं। आगे देखें कि इसमें जो पॉइंट रहा कृषि, पशुपालन और बागवानी जैसे कार्यों के लिए पर्याप्त पानी मिल सके, एक ये भी रीजन रहा कि इसके लिए भी यहाँ पे इतना जल को बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया। अगला जो हमारा पॉइंट है वो बड़ी संख्याओं वाले नगर के सभी लोग जल की जो उनकी आवश्यकताएं रहें उसको ये पूर्ण कर सके, ये भी पॉइंट हो सकता है। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि भविष्य के लिए जल का जो भंडारण कर के रखा जाता था, सूखा या आपदा की स्थिति में ये मदद किया करता था। तो इतने फैक्ट हो सकते हैं जो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इसका प्रयोग किस लिए किया गया था, ऐसी संरचना प्रणाली का। आगे देखते हैं जो धौलावीरा में जो जलाशय मिले वो 3 स्तरों पर बनाए गए थे, ऊपरी, मध्य और निचले स्तर पर, ताकि अधिक से अधिक वर्षा का जल एकत्रित किया जा सके। ये इसकी विशेषता थी। मुख्य उद्देश्य जो इसका रहा वो वर्षा का जल का अधिकतम संग्रहण करना था, संरक्षण करना था और पूरे वर्ष उपयोगिता को सुनिश्चित करता था, साल भर की उपयोगिता को समेटे हुए था अपने अंदर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो एक ये बनता है कि ये जो विशाल जलाशय धौलावीरा की जल संरक्षण प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सर्वाधिक कि ऐसी कौन सिंधु घाटी सभ्यताओं में से ऐसी कौन सी सभ्यता रही है जिस सभ्यता के अंदर जल संरक्षण प्रणाली हमको देखने के लिए मिलती है। तो बेझिझक हम वहाँ पे धौलावीरा ही लगा के आएंगे और धौलावीरा को प्राथमिकता देंगे उस जगह पे। यहाँ की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो है वो हड़प्पा सभ्यता की तकनीकी दक्षता और दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे ये जो जल संरक्षण व्यवस्था है ये इतनी उन्नत कैसे हुई थी, किस प्रकार से इतना ज़्यादा उन्नत थी। तो धौलावीरा में जो जल संरक्षण की प्रणाली थी विकसित की गई थी वह अपने समय के सबसे उन्नत और वैज्ञानिक व्यवस्था में से एक मानी जा सकती है। संरक्षण के तरीके क्या थे अब हम लोग इसको जानेंगे। अभी तक हमने देखा कि हाँ वर्षा का जल आता था, एक माध्यम से इसको रोक लिया जाता था, लेकिन अब ये भी जानेंगे कि कितने प्रकारों से इसको रोका जा सकता था। तो जो वर्षा के जल रहते थे अर्ध शुष्क क्षेत्र कम वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित होते थे, इसलिए यहाँ जल की कमी होती थी, उसको पूरा करने के लिए ध्यान दिया गया इस पर। फिर मानसर नदी पर जो बांध बनाया गया, एक प्रकार से मान सकते हैं इन लोगों ने अपना कुछ डैम बनाया होगा जिसमें वर्षा के जो जल थे उस पानी को हम लोग रोक सकते थे और मोड़ा जाता था, उसको बचा के रखा जाता था।
सूखे के समय में उपयोग के लिए। वर्षा का पानी जलाशयों तक लाने के लिए नालियां का जाल बिछाया गया था, यानी नालियों को भी प्राथमिकता दी गई थी। अगले पॉइंट हम देखते हैं कि बाहर जो शहर के भीतर और बाहर कई विशाल जलाशय भी बनाए गए थे जो कि पानी का संग्रहण कर लिया करते थे। अगला पॉइंट जो हमारा है, इन जलाशयों की जो दीवारें थी वो पत्थर से बनी हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट हम मान सकते हैं कि जलाशय की जितनी भी दीवारें थी वो पत्थर से बनाई गई थी। और किस पत्थर से थी, तो पत्थर की थी, और उनके अंदर प्लास्टर जो कि चूने से जलरोधक उसको बनाया गया था ताकि पानी रिसे नहीं। इतना ध्यान इन लोगों ने दिया था, पानी की बूंद बूंद को बचाना था। अगला जो इनका पॉइंट रहा वो जलाशयों को आपस में नालियों और फ्लाईओवर व्यवस्था से जोड़ा गया था, जिससे अतिरिक्त पानी एक जलाशय से दूसरे जलाशय तक चला जाया करता था। आगे पॉइंट में जो हमारा है वो जलाशयों तक पहुंचने के लिए पक्की सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसमें। इस प्रकार वर्षा का जल जो था वो पूर्ण उपयोगिता में लाया जाता था और पूरे वर्ष जल की उपलब्धता बनी रहती थी। तो अगला पॉइंट जो हम देखते हैं इसमें, जो हमारे नॉलेज के लिए ज़रूरी है, चूँकि रही है कि धौलावीरा की अनोखी नगर योजना। अभी तक हमने वहाँ की बाकी संरचनाओं को देखा, अब हम यहाँ की नगर योजना के बारे में देखेंगे, जो कि सर्वप्रथम ये जो नगर था धौलावीरा का वो 3 भागों में विभाजित था। इससे पहले हमको 2 भागों में देखने के लिए मिले थे नगर, यहाँ 3 भागों में भी मिला। सीटडेल ऊपरी नगर जो था, मध्य नगर और निचला नगर, 3 प्रकार के यहाँ पे नगर हमको देखने के लिए मिले। सीटडेल जो था वो ऊंचे चबूतरे पर बना था, जो सुरक्षित और प्रशासनिक कार्यों के प्रयोग में ही लाया जाता था, इसलिए इसका निर्माण ऐसा मान सकते हैं हुआ था। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो मध्य नगर में जो आम लोग रहते थे, जो मध्य नगर में यहाँ पे ये मध्य नगर की जो आबादी रही थी, यहाँ पे जो लोग रहा करते थे, इनके घर, सड़कें और भवन ये सब सार्वजनिक थे। अगला जो हमारा पॉइंट है ये भी इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि यहाँ पे ये जो सबसे ऊंचा टीला था वो किस प्रकार था, तो प्रशासनिक कार्यों के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट, यहाँ पे जो निचला नगर था वो व्यापारिक गतिविधियों एवं शिल्पकारों के रहने का क्षेत्र था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, एग्जाम में पूछ सकता है कि धौलावीरा में कौन सा ऐसा नगर था जहाँ पे व्यापारी और शिल्पकार रहा करते थे, तो जो निचला नगर था वहाँ पे इनका वास होता था। अगला पॉइंट जो हमारा है, नगर में सीधी सपाट सड़कों का जाल था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकता है। इस सभ्यता में सड़कों पर विशेष ध्यान दिया गया था जो कि ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, इनको समकोण पे ही विभाजित करते थे। आगे देखते हैं, जो धौलावीरा की योजना रही यानी जो जल प्रबंधन पर आधारित थी, वो चारों ओर जलाशयों एवं बांधों का निर्माण किया गया था उनको जल प्रबंधन के लिए, ताकि जल के आकस्मिक दुरुपयोग को रोका जा सके और वर्षा के जल को भी उपयोग में लाया जा सके, ऐसी चीज़ों के लिए। अगला जो हमारा नंबर है उसको देखते हैं कि जो घरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण था वो हमेशा पक्की ईंट और पत्थरों से ही किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस समय में जो मकान और घर बने थे वहाँ किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग हुआ था, तो पक्के ईंटों का प्रयोग हुआ था। अगला पॉइंट जो हमारा है, यह जो नगर रहा है इसकी योजना उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग और संगठित समाज का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है आज भी। अब अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, जहाँ से हम देखेंगे कि इस सभ्यता के यहाँ पे जो घर थे वो किस प्रकार से थे, किले और सड़कें कैसी थीं। तो हमने नगर योजना में किलों और सड़कों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ली, यहाँ भी हम कुछ पॉइंट्स को देख लेंगे। जैसे यहाँ के जो घर थे वो पत्थरों के बनाए गए थे। ये मुख्य पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि जितने भी घर थे वो आयताकार या वर्गाकार ही हमको देखने के लिए मिले थे, इसको ध्यान में हम रखेंगे। और यहाँ पे जो घरों थे उनके कमरे, आंगन, रसोई और स्नानगृह अनाज रखने के लिए कठोर थे, यानी अच्छी व्यवस्थाओं में बनाए गए थे। दीवारें जो यहाँ की थी वो मोटी और मजबूत थीं, जो कि ग्रीष्म से बचाव एवं सुरक्षा प्रदान किया करती थी। ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं कि यहाँ की दीवारें मोटी हुआ करती थी। और अगला पॉइंट जो हमारा है, घरों में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, नालियाँ दीवारों के साथ बनी हुई थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि यहाँ पे घरों से पानियों के निकालने के लिए भी नाली संरचनाएं बनाई गई थी। अगला पॉइंट जो हम यहाँ पे देखते हैं
वो ये कहता है कि धौलावीरा में 3 भागों को विभाजित किया गया था। नगर के हिस्से को सबसे ऊंचे हिस्से जो था वो सबसे सुरक्षित माना जाता था। ये किला जो कि प्रशासनिक भवन के रूप में जाना जाता था, ऊपर के स्लाइड में हमने इसको देखा। और ये जो था ऊंचे चबूतरा पे बना हुआ था, इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। यह भाग जो ऊंचे चबूतरे पर था यह लगभग 12 मीटर ऊंचा बनाया गया था। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि धौलावीरा में जो ऊंचे नगर थे, ऊंचे नगर पे जो बनाया गए प्रशासनिक भवन थे वो कितनी ऊंचाई पे बनाए गए थे, तो वो 12 मीटर की ऊंचाई पर बनाए गए थे। आगे पॉइंट हम देखते हैं कि किले की जो दीवारें थी वो बहुत मोटी और मजबूत थी। प्रशासनिक जो उच्च नगर था वहाँ पे और भी भवन थे, जैसे प्रशासनिक भवन, भंडार गृह, स्नान गृह। ये संभवतः शासक वर्ग के आवास माने जा सकते थे कि यहाँ पे जो थे वो शासक वर्ग ही निवास किया करते थे। जैसे मान सकते हैं कि राजा रहा हो या जो ग्रामीण रहा हो या उस टाइम जो भी विशेष लोग रहे होंगे वो यहाँ पे निवास किया करते होंगे, जो इस पूरी सभ्यता को हैंडल किया करते थे, यानी नेतृत्व का काम किया करते थे। किले में प्रवेश के लिए मजबूत गेट और सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पे किलों में गेट की भी व्यवस्थाएं शुरू हुई थी, लकड़ियों के गेट भी लगाए गए थे। आगे जो हमारे यहाँ की सड़कों के बारे में बात की जाती है तो ये सड़कें सीधी और चौड़ी थी और एक दूसरे को समकोण पर ही काटा करती थी। ये सारी सभ्यताओं में हमको देखने के लिए मिलेगा। जितनी सभ्यताएं आप पढ़ेंगे, अगर एक सभ्यता से ऐसे पॉइंटों को आप नोट्स करके या हाईलाइट करके पॉइंट कर देंगे तो याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे चाहे वो धौलावीरा हो, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, ऐसे लोथल हो, बनावली हो, कालीबंगा हो, ऐसी सभी सभ्यताओं में आपको सड़कें हमेशा समकोण ही देखने के लिए मिलेंगी और सीधी और चौड़ी बनाई गई रहती हैं। तो एक पॉइंट ये जिस सभी सभ्यताओं में आपको काम में आएगा। दूसरा, ऐसा हम मान सकते हैं कि प्रत्येक यहाँ पे जो सड़कें थे वो पत्थरों से बने थे और अच्छी तरह पक्की और सुसंगठित थी। तो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट जो हम देखेंगे, यहाँ पे मुख्य सड़कें नगर के जो विभिन्न भागों को जोड़ती हैं और जल निकासी व्यवस्था के अस्थायी संरचना को बनाए रखती हैं। आगे जो देखते हैं पॉइंट हम, जो यहाँ पे जो सड़कें हैं, सड़कों के दोनों ओर नालियाँ बनाई गई थीं जिनमें गंदा पानी बहकर बाहर निकल जाया करता था। यह व्यवस्था जो थी यह सुनियोजित सड़क व्यवस्था से धौलावीरा की उन्नत नगर योजना एवं प्रशासनिक कौशल के बारे में हमको पता चलता है। अगले पॉइंटों में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए आवश्यक हो सकता है आने वाले एग्ज़ामों में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, व्यापार और लोगों के जीवन कैसे थे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं व्यापार से। धौलावीरा जो है वो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। धौलावीरा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता था जो स्थल मार्ग, समुद्री मार्ग दोनों को जोड़ता है। इस पॉइंट को हम हाईलाइट करेंगे इस प्रकार से। अगला पॉइंट अगर हम देखें इसमें कि यहाँ से जो है मनके, कीमती पत्थर, शंख, तांबे, कांस्य के समान मिट्टी के बर्तनों का व्यापार किया जाता था। समुद्री मार्गों से और स्थल मार्गों से दोनों से ही यहाँ से व्यापार किया जाता था। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो धौलावीरा का जो संपर्क रहा है वो मेसोपोटामिया और ओमान, बहरीन, फारस की खाड़ी और पश्चिमी एशिया तक ये फैला हुआ था। इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। जैसे इसमें पूछा जा सकता है कि प्राचीन सभ्यताओं में से जो सिंधु घाटी सभ्यताएं रही हैं उसमें से ऐसी कौन सी सभ्यता थी जहाँ पे व्यापार बाहरी देशों से किए गए थे। तो ऐसी सभ्यताओं के बारे में जब नाम लिया जाएगा तो धौलावीरा का भी नाम उसमें गिना जाता है। वैसे तो सभी सभ्यताएं जो मैक्सिमम सभ्यताएं देखने के लिए मिली, लोथल मिलेगा हमको, कालीबंगा, बनावली, ऐसी सभी सभ्यताएं जो थी वो सब भी व्यापार किया करती थी। वो भी मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, फारस की खाड़ी ऐसे स्थानों पे सामानों का आयात निर्यात करते थे। यहाँ से प्राप्त मुहरे, मनकों की जो संरचनाएं हमको मिली हैं कि यहाँ के लोग इन सभी चीज़ों को बनाकर लंबी दूरी पर व्यापार करने में और उस व्यवस्था में निपुण थे। इनके कई सारे अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा में गोदाम और भंडारण कक्ष ये देखने के लिए भी हमको मिला, जिससे बड़े पैमाने पर वस्तुओं का संग्रहण और वितरण का पता चलता है। अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखें, यहाँ जो है मानकीकृत
बाट और माप के पत्थर मिले हैं जो व्यवस्थित और संगठित व्यापार का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लोगों का जीवन रहा है वो किस प्रकार से था। तो धवलावीरा के जो लोग थे वो संगठित, जो थे अनुशासित थे, सुव्यवस्थित थे, उन्नत जीवन जिया करते थे। यहाँ के जो लोग थे वो साफ़ सफाई के प्रति जागरूक थे। स्नानागार और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, ये इनकी स्वच्छता के प्रमाण को प्रस्तुत करती है। लोग खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, व्यापार, मछली पालन जैसे कार्यों में लगे थे। ये उनके भोजन के प्रमुख स्रोत माने जा सकते हैं। यहाँ के लोग सूती वस्त्र पहनते थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि इस सभ्यता के अंदर, धवलावीरा के अंदर सूती वस्त्र हमको देखने के लिए मिले थे। मन के तांबे के आभूषण, शंख के गहने पहनते थे। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैक्सिमम सभी सभ्यताओं के लिए आप नोट कर सकते हैं। तो ये मन के तांबे के आभूषण, ऐसे जो भी सिंधु घाटी सभ्यताओं से जुड़ी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यताओं से जुड़ी सभ्यताएं हैं, उन सभी में ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। मिलने के जो कारण हैं वो ये हो सकते हैं क्योंकि ये सब आपस में व्यापार किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, लोथल, कालीबंगा, बनावली, सुरकोटदा, ऐसे सभी स्थलों पे माना जा सकता है ये इनके व्यापार के स्थल रहे हैं। तो यहाँ ये सभी सामान देखने के लिए मिले। तो इस पॉइंट को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ये पॉइंट सभी जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सब में ये काम करेंगे कि मन के तांबे के आभूषण, शंख के गहने, ये हर जगह हमको मिले। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भोजन के जो अनाज हमको देखने के लिए मिले वो तिलहन, दूध, मांस, मछली का उपयोग किया करते थे। मनोरंजन के लिए खेल, संगीत और नृत्य का आनंद लेते थे। खिलौने और पासे भी मिले। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकता है कि ये लोग जो रहे हैं वो खेल और आनंद में भी रुचि रखा करते थे। इसीलिए यहाँ पे हमको देखने के लिए भी मिलते हैं पासे और खिलौने के कई चीज़ें देखने के लिए मिली। अगला पॉइंट जो हमारा है उसमें हम देखते हैं कि इनका जो धार्मिक जीवन रहा है वो जल का विशेष महत्व था। उसमें प्रकृति पूजन और पूर्वजों की पूजा की जाती थी। ऐसा मान सकते हैं कि ये लोग लोक परलोक में भी विश्वास रखते होंगे। ये पॉइंट हम नोट कर लेंगे। आगे हम चलते हैं, अगले पॉइंट में देखते हैं कि यहाँ जो धवलावीरा रहा है इसमें प्रमुख अवशेष हमको क्या क्या मिले, जो खोज किया गया इनमें क्या क्या अवशेष मिले खोज करने के बाद। तो यहाँ से जो पता लगे वो यह नगर का अत्यंत विकसित, संगठित और संबद्ध चीज़ें हमको देखने के लिए मिली। यहाँ के लोग कुशल शिल्पकार, व्यापारी और जल प्रबंधन में निपुण थे। ये तो खोज के आधार पे कहा गया, लेकिन अब खोज क्या क्या हुई थी, मिला क्या क्या, इसको जानेंगे। तो यहाँ पे विशाल साइन बोर्ड मिला जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा किया, जो धवलावीरा के सबसे बड़ी खोजों में से एक माने जाते हैं, जिस पर सिंधु लिपि के 10 बड़े बड़े अक्षर हमको देखने के लिए मिलते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला पॉइंट जो हमारा है, यहाँ की जो मुद्राएं थी उस पर पशुचित्र, और पशुचित्र में क्या था तो एक श्रृंग बैल, हाथी आदि व लिपि युक्त अनेक मुद्राएं हमको देखने के लिए मिली थी। और जैसा कि हमने सभी सभ्यताओं में देखा कि इसको अपठित ही आज तक माना गया, इसको पढ़ा नहीं गया कि इस लिपि में क्या लिखा गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगला पॉइंट जो हम देखते हैं वो मड़के यानी अर्ध मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग किया गया था। और फिर अगले पॉइंट में मिट्टी के बर्तनों को हम देखेंगे कि किस प्रकार के यहाँ पे बर्तनों का उपयोग किया गया था। तो यहाँ जो मिट्टी के बर्तन थे वो चाक के द्वारा निर्मित किए जाते थे और भी कई प्रकार थे। अच्छा, इन पे कलाकृतियाँ भी अंकित होकर हमको देखने के लिए मिली हैं, जैसे लाल मृदभांड, काले रंग से चित्रित बर्तन, थाली, घड़ा, कटोरे आदि प्राप्त हुए। तो विभिन्न प्रकार के बर्तनों को हमको यहाँ से देखने के लिए मिला है। अगले पॉइंट में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पाषाण उपकरण रहे हैं वो किस प्रकार से थे, तो उपकरण इनके जो थे कुल्हाड़ी, छेनी, ब्लेड, खुरचनी, मुसल, पीसने के पट एवं अन्य औजार भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। अगला पॉइंट जो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ जो तम्र और कांस्य के अवशेष देखने के लिए मिले वो किस प्रकार से थे, तो यहाँ पे छुरी, भाला, तीर, सुई, मछली पकड़ने के कांटे आदि धातुएं के उपकरण हमको यहाँ से देखने के लिए प्राप्त होते हैं। आगे के पॉइंट जो अगर हम देखते हैं, इसमें जो शंख के अवशेष हमको देखने के लिए मिले, तो ये आभूषण, चूड़ियाँ, कंगन तथा शंख के टुकड़े की बड़ी
मात्रा में प्राप्ति की गई। अगला पॉइंट जो हमारा है, यहाँ पे माप तौल के लिए बाट का भी प्रयोग किया गया था। प्रत्येक जो यहाँ पे पत्थर थे वो घनाकार, गोल और बेलनाकार बाट देखने के लिए मिले, जो व्यापार के प्रमाण बताते हैं कि इससे ये लोग माप तौल करके व्यापार किया करते होंगे। और यहाँ पे फयांस वस्तुएं भी हमको देखने के लिए मिली, जो कि चमकीले नीले हरे रंग की मड़क एवं छोटी वस्तुएं प्राप्त हुईं। और खिलौनों में भी हम देख सकते हैं एक बैलगाड़ी मिली, पक्षी पशु की आकृतियाँ देखने के लिए मिली और मानव आकृतियों के भी अवशेष हमको यहाँ से प्राप्त हुए। कुछ इसी प्रकार से इनके अवशेष हमको दिखाई देते थे। मिट्टी के बर्तन इस प्रकार से माप तौल के, और फिर यहाँ पे जो उनके कांस्य उपकरण थे इस प्रकार से थे, शंख के आभूषण इस प्रकार से थे जो हाथों में पहने जाया करते थे, गले में, कान में। फिर अगले पॉइंट में हम देखते हैं यहाँ पे जो विशेष है, इन अवशेषों से धौलावीरा की उन्नत तकनीकी व्यापारिक गतिविधियाँ, शिल्प कौशल और सामाजिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से हमको देखने के लिए मिली। अगला पॉइंट देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हम लोगों ने अभी तक देखा सभ्यता किस प्रकार से आई, कैसे विकसित हुई, वहाँ पे ये लोग क्या क्या करते थे, किस प्रकार से इनकी योजनाएं थी, कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग किए थे। अब इसके पतन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये लगातार, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनके पतन का कारण क्या रहा होगा। तो इनके जो पतन के कारण रहे हैं वो ऐसा मान सकते हैं कि लगातार सूखा एवं जल परिवर्तन के कारण वर्षा कम हुई और जल स्रोत सूखने लगे, ये हो सकता है। अगला पॉइंट जो इसमें बनता है वो ये बन सकता है कि मानसून की यहाँ पे जो अनियमितता थी, जिससे नदियों में पानी की आवश्यकता कम होती गई, जिससे जल संकट बढ़ गया। अगला पॉइंट यहाँ पे हम अगर देखते हैं कि ये भूकंपीय गतिविधियों के संकेत भी प्रदर्शित करते हैं कि हाँ, यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना किया गया होगा और बार बार किया गया होगा, जिससे यहाँ की संरचनाओं एवं जल प्रबंधन प्रणाली को काफ़ी नुकसान पहुँचा। ये कारण भी हो सकता है। अगला कारण हो सकता है कि यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियों में कमी आई होंगी, लोग बाहर की ओर चले गए होंगे। अगला पॉइंट, लोग धीरे धीरे इस स्थान को छोड़ दिए होंगे और अन्य स्थानों पर पलायन कर गए होंगे। ऐसा माना जा सकता है कि वहाँ सुविधा ज़्यादा रही होगी, तो इस वजह से ये लोग यहाँ से पलायन किए। जल की कमी तो यहाँ पहले से ही थी और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से और हो गई होगी, जिससे कृषि उत्पादन में भी गिरावट आया होगा, संसाधनों में कमी आई होंगी, जो इस सभ्यता को और कमज़ोर कर दिया। इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप धौलावीरा एक समृद्ध नगर से वीरान खंडहर में बदल गया। ये पॉइंट हम देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने इस सभ्यता के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से योजनाएं थी, किस प्रकार के शहर बसाए गए, वहाँ प्रशासनिक भवन कैसे थे, किस प्रकार के आभूषण थे, किस प्रकार के यहाँ पे पशु पाले गए थे, किस प्रकार से व्यापार किया गया था। ऐसे सारी चीज़ों के होते हुए भी ये सभ्यताएं आज वीरान पड़ी हुई, यानी अपने समय काल के भी इतिहास को अपने अंदर छिपाए हुए बैठी हुई हैं, जो हमें ये बताती हैं कि हाँ, एक समय में नगरीय व्यवस्था कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पे वास करती थी, रहा करती थी। तो आगे के पॉइंट में हम लोग चलते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने जो भी देखा उन सारे कंटेंट को इसमें एक साथ मिलाया गया है। जैसे अगर हम इसकी स्थिति देखते कि धौलावीरा कहाँ पे स्थित है, तो एक लाइन में यह गुजरात के कच्छ जिले के खड़ीर बेट पर स्थित है। आगे देखते हैं कि ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, तो 2021 में इसको शामिल कर लिया गया था। अगला पॉइंट, इसकी जो खोज रही है वो 1967 से 68 के बीच में वही देखने के लिए हमको मिली, और एक खोज हमको मिली थी 90 के करीब में, 1990 से 2005 के भी बीच में हमको देखने के लिए मिली, जो कि जगपत जोशी जी ने 3 भागों में इसको विभाजित करके बताया था, और डॉक्टर SR बिष्ट ने इसको 1990 से 2005 में भी इसकी खोज में योगदान दिया था। इन्हीं की खोजे से इनके प्रमाणित चीज़ों को देखा गया था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख एवं विशाल नगर देखने के लिए मिला, ये 3 भागों में विभाजित था। नगर प्रबंधन प्रणाली यहाँ की प्रमुख प्रणालियों में से एक था। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बना कि यहाँ पे एक विशाल अभिलेख हमको देखने के लिए मिला था, साइन बोर्ड जो 10 बड़े अक्षर अंकित किए गए थे, उसमें पत्थरों से निर्मित विशाल नगर हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला।
मानकीकृत माप तौल के प्रमाण देखने के लिए मिले, प्राचीन व्यापारों का एक प्रमुख केंद्र देखने के लिए मिला। ये जो पॉइंट हैं इतने, ये सारे पॉइंट एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। इस सभ्यता से मैक्सिमम इतने ही पॉइंटों से अभी तक क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। आगे हो सकता है कि और भी स्थानों से पूछे जाएं और हो सके इसी स्थानों में से कुछ ही विशेष पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम मिलेंगे किसी नए स्थल और किसी नए फैक्ट तथ्य के साथ, जिसके बारे में हम आप लोगों से चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग स्टडी ब्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।